देखो, एक हम पढ़ाए हुए थे तुमको एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या होता था कि वो हम मिनिमम एंगल जहाँ तक बॉडी स्लिप नहीं करे किसी इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, जहाँ तक बॉडी स्लिप नहीं करे किसी इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा सरफेस है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम इंक्लाइनेशन दे रहे हैं, मतलब एंगल जैसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, एंगल दे रहे हैं। तो एक समय दो, कुछ एंगल घुमा दे दो, थीटा एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अभी तक नहीं, अब गिरा। मतलब किस एंगल पे गिर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते थे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये तुम्हारा ऐसा ब्लॉक है, थीटा है, और ये यहाँ पे ये जो है ना, ये अभी तक ये क्या है, रेस्ट में, और ये तुम्हारा थीटा, जिस थीटा आर बोल देते हैं। तो जिस एंगल पे ये नहीं गिरेगा, ये मान लो इसका फ्रिक्शन म्यू है, तो वो क्या बताए थे कि यहाँ से जब सॉल्व करते थे, यहाँ से क्या टैन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू आएगा। यदि टैन थीटा तुम्हारा म्यू के बराबर आता है तो ये बनता, ये ब्लॉक जो है गिरेगा नहीं। बस समझ आया, ठीक है। यदि तुम्हारा सीधा, यदि सिंपल समझो कि यदि तुम्हारा एंगल जो है, एंगल तुम्हारा किससे छोटा हो, एंगल ऑफ रिपोज से छोटा हो, एंगल ऑफ रिपोज से, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। यदि तुम्हारा थीटा जो हो ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज से हो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मोशन होगा। तो ये देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा, अब ये हम जैसे तो अभी देखो एंगल बहुत छोटा है, देखो एंगल छोटा है, छोटा अभी दो, अभी भी नहीं गिर रहा, अभी भी यहाँ गिरना होगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये जो एंगल पे गिरा वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल जैसे बढ़ाएंगे तो गिर जाएगा, और एंगल घटाएंगे तो नहीं गिरेगा। वही बात बोले, यदि एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल है तुम्हारा तो नहीं गिरेगा, एंगल ऑफ रिपोज से मतलब ज़्यादा एंगल है तो क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ गया। इसी पे आप एक सवाल देते हैं, ठीक। नहीं नहीं, डिलीट नहीं, वो अपलोडेड हो रहा था ना, इसलिए डिलीट दिखाया। अभी देखना अपलोड होगा, अभी जाकर देखना अपलोडेड होगा, ठीक है। उसका शुरू का 40 मिनट देख लेना, ठीक। यही सब पढ़ाएं, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह पढ़ाए हैं ठीक से, ठीक है। चलो सवाल क्या है, ये तुम्हारा थीटा एंगल है, ठीक, और यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास m है। आप क्या कर रहे हैं, इसको थीटा को ऐसे दो, ये एक्चुअली ऐसे इसको रोटेट करा रहे हैं, मतलब थीटा पहले 0 डिग्री था, उसको ऐसे रोटेट करा कर 90 डिग्री किए, मतलब थीटा वेरिएशन कहाँ से किए, 0 से 90 किए। तो हमको कमेंट करना है कि इसका नॉर्मल जो रिएक्शन होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, ये नॉर्मल फोर्स वो कैसे चेंज करेगा, नॉर्मल फोर्स कैसे चेंज करेगा, ठीक है। बात समझ में आया, क्या बोले, नॉर्मल फोर्स नहीं, बेसिकली हम कॉन्टैक्ट फोर्स, और थोड़ा और बिसाइडली बोले नॉर्मल ज़्यादा बेटर है, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स पता है ना क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स FC क्या लिखे थे, रूट अंडर n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, ये लिखे थे ना, हाँ। तो अब इसी बारे में बताना है, तो हम लिखेंगे इफ व्हेन वी चेंज थीटा एंगल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है, देन कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में क्या करना है भैया, कमेंट करना है। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक। कि भैया कॉन्टैक्ट फोर्स का वेरिएशन कैसे होगा, जैसे ऐसा कुछ ऑप्शन है, हमको ऑप्शन ऐसे लिखेगा कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, कुछ ऐसा होगा। दूसरा लिख देगा क्या कि फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तीसरा ऑप्शन दे देगा कुछ फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब शुरू में एंगल मतलब कांस्टेंट फोर्स बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट होगा, ठीक है, और कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज, ठीक है। या चौथा में कुछ नॉन ऑफ दीज। तो बताओ क्या आंसर होगा, तुक्का मारो तो। हाँ, थीटा तुम्हारा 0 से 90 तक गया, चेंज किया,
तो बताना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स का वेरिएशन कैसे होगा, पहले इंक्रीज करेगा तब डिक्रीज करेगा, कि पहले डिक्रीज करेगा तब इंक्रीज करेगा, या पहले कुछ रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा फिर डिक्रीज करेगा, या कुछ हो नहीं होगा, इन सब में से कुछ अलग ही होगा। ठीक है, ये बोल दिए कौन, क्या नाम तेरा? श्रुति। ठीक है, तुम बोलो, तू कब मारना रे जल्दी, तुम बताओ। देवा तुम तुक्का मारो तब बर्थडे याद लग जाएगा। ए बी 1 2 3 4 में बताओ, मारो। तुम एक मार रहा है, अच्छा। ब्रदर्स, ब्रदर्स नहीं क्या बोलते हैं इसको, भाई बहन एक मारा। चलो तुम बोलो देवा, तुम बोलो। कुछ हो नहीं, 4 नंबर। चलो प्रियंका है, चलो तुम बोल देवा। 1 4 हो गया, 2 3 बचा, मारो तिक्का, मारो बर्थडे है तुम्हारा, लग जाएगा। हम बता रहे हैं तुम्हारा लगेगा। ले क्या हो गया, तुम्हारा बर्थडे है लगेगा, तुम्हारा बर्थडे है लगेगा। देखो ना मेरा बात सही होता, बोलो 1 2 3 4 में से एक ऑप्शन चुनना है। 3 मान लो। चलो श्रुति बोल रही है तुमको, तो देवा 3 मार दिया, ठीक। हाँ चलो देवा का 3। अब बर्थडे बॉय का 3 बोला है, और ई बोला है भाई बहन, और ई बोली है प्रियंका। ई नालायक, ई साला विधवा रह गया, ठीक है। चलो विधवा रह गया। चलो देखते हम लोग, ठीक है, ये कौन सही है, बर्थडे बॉय सही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। चलो क्या हो रहा भैया कि पहले क्या दो एंगल का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 0 से बढ़ रहा है ऐसे। तो हम क्या बताते हैं एंगल ऑफ रिपोज में, यदि एंगल ऑफ रिपोज से छोटा एंगल हो तो मोशन नहीं होगा, एंगल ऑफ रिपोज से छोटा एंगल हो तो मोशन नहीं होगा। दैट मीन्स यदि तुम्हारा थीटा यदि लेस देन थीटा आर हो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भैया क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स रेस्ट होगा, दैट मीन्स रेस्ट होगा, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। इसमें कोई दिक्कत भैया, कैसा कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। दिक्कत बताओ। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा भैया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा भैया ये चीज रुका हुआ है, दैट मीन्स इधर दो, इधर क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा, और इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तुम्हारा फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन होगा mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। और नॉर्मल ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स FC क्या होगा, रूट अंडर mg sin थीटा का स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का स्क्वायर, ठीक। सॉरी, तो यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, mg आएगा, FC क्या आ गया, mg आ गया। मतलब यदि तुम्हारा एंगल थीटा आर से छोटा हो तो हमेशा क्या रहेगा, mg रहेगा, मतलब इंक्रीज नहीं करेगा, पहला क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तुम्हारा चल रहा है थोड़ा, फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अभी भी नॉन ऑफ दिस हो सकते थे, आफ्टर लिखिए देन डिक्रीज, तो कहीं डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा तो, ठीक है। तो देखते हैं आप क्या होगा, यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ समझ में आया। चलो अब यदि मानते हैं कि थीटा तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिस्पॉन्स है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, देखो ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो फ्रिक्शन का क्या होता है, म्यू इंटू एन, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा क्योंकि आप चलना शुरू कर दिया, मतलब मैक्सिमम एकदम अप्रोच कर चुका है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ तो बताओ क्या होगा, म्यू, और एन क्या होता है भैया, mg cos थीटा, म्यू क्या हो गया, mg cos थीटा, ठीक। म्यू क्या गया, mg cos थीटा। चलो और नॉर्मल तो तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मल ही होता है, ठीक है। नॉर्मल तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, म्यू mg cos थीटा। या इतना क्या लिखेगा, नॉर्मल ही रहने दो, उसको बाद में हम लोग लिख देंगे, म्यू एन है ना, यही रहने दो, बाद में इसको एन को वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एन का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। और एन का वैल्यू क्या है भैया, देखो तो एन का वैल्यू क्या है,
mg cos थीटा। चलो बाद में पुट करेंगे, यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल देते हैं। तो क्या होगा, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, रूट अंडर एन स्क्वायर और एफ स्क्वायर है भैया, तो मतलब क्या होगा म्यू स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, म्यू स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया म्यू एन स्क्वायर कॉमन आ गया, रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। और एन क्या है तुम्हारा, एन इक्वल टू कहाँ लिखा हुआ है, एम जी कॉस थीटा। क्या है, एम जी कॉस थीटा, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक। दैट मीन्स तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स किसका प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसका प्रोपोर्शनल आ रहा है, बताओ 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 बताओ। कॉन्टैक्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, कौन थीटा, कॉस थीटा। अब बताओ कॉस थीटा में यदि एंगल को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा वैल्यू क्या होगा, एंगल बढ़ा तो कॉस थीटा वैल्यू घटता है, 90 में 0 होता है, 0 में 1 होता है, cos 0 1 cos 90 0, तो 1 से 0 की ओर जा रहा है ना, तो घट रहा है ना, तो cos थीटा घटेगा, cos थीटा घटेगा, तो यदि ये पूरा घट गया तो ये भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया। तो आंसर क्या हो गया, 3 नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया, 3 नंबर, देवानंद सही हो गया, ठीक है, बट्टे बाय सही हो गया। चलो आंसर क्या हो गया, कि पहले आंसर क्या हो गया, ये पहले कांस्टेंट था, फर्स्ट मतलब क्या, थीटा जो लेस देन थीटा आर था, ठीक है। उस समय क्या था कॉन्टैक्ट फोर्स, उस समय तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था भैया, कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट था, और किसके बराबर था वो, mg के बराबर था, ठीक। जब तुम्हारा जो सेकेंड, उसके बाद जब देन जब थीटा तुम्हारा ग्रेटर देन थीटा ऑफ रिस्पॉन्स हो गया, मतलब थीटा ऑफ रिस्पॉन्स बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ठीक है। तो उस समय तुम्हारा एफसी क्या आ गया भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा आया था, और इससे पता चला था कि थीटा बढ़ने से तुम्हारा एफसी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत है, इतना सा बोलो ना, दिक्कत है बोलो, सड़क से नहीं लग रहा है कि दिक्कत नहीं है, लग रहा है कि दिक्कत है तुमको, है ना। बताओ शर्मा कह रहा है, बोलो कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, बोलो कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। नहीं दिक्कत है, चला तो पता चल जाता है ना। देखो चलो देखो यहाँ से, अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है, बताओ। पहले क्या किया था फिर समझ लो, पहले क्या किया, जब एंगल हमारा एंगल ऑफ रिपोज से छोटा था तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, यही थ्योरी है। यदि तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज से कम हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, डेट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तुम्हारा एफ जो होगा किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर, और नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर। अब हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन रूट अंडर फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर, फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर किए तो ये क्या हो जाएगा, mg स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व कर देंगे तुम, शायद इसको सॉल्व करने में तुमको दिक्कत हो रहा होगा। ये देखो तो रूट अंडर क्या है, mg स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ कॉस्ट साइन है तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो ये भी mg स्क्वायर होगा, और यहाँ कौन स्क्वायर है, कॉस का है, कॉस स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ देखो रूट अंडर, यहाँ से mg स्क्वायर कॉमन निकालो, mg स्क्वायर को क्या करो, कॉमन निकालो, तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो रूट अंडर क्या हो गया, mg स्क्वायर हो गया, और ये कट जाएगा तो क्या गया mg, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ गया इसमें, कॉन्टैक्ट फोर्स तुम्हारा कितना आ गया, कहाँ गया, mg के बराबर आ गया। कितना बराबर, mg, दैट मीन्स mg क्या है, कांस्टेंट है। मास बॉडी का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखो जब एंगल तुम्हारा रिपोज से बड़ा है, ठीक, एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, नॉर्मल क्या होता है, एन होता है। एन का वैल्यू अभी नहीं लिख रहे हैं, ताकि सॉल्व करने के बाद में एन का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, mg cos थीटा, ठीक है। एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन का वैल्यू mg cos थीटा। तो अब जो यहाँ पे किए हैं कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, तो नॉर्मल स्क्वायर फ्रिक्शन स्क्वायर, फ्रिक्शन का ये लिख देंगे, दिस फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर
ठीक है। तो बोलेंगे सर आप तुम ये भी तो पूछ सकता है कि सर यहाँ पे आप जो है ना फ्रिक्शन का वैल्यू ले रहे हैं एम जी साइन थीटा और यहाँ पे ले लिए म्यू एन, ऐसा काहे कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं जब तक मैक्सिमम लिमिट टच नहीं करेगा फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्ट पे है, डैट मीन्स ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम तक हो सकता है। लेकिन अब यहाँ देखो दूसरा कंडीशन क्या है, ये थीटा जब बढ़ा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन हो रहा है, डैट मीन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल जीरो। एक्सेलरेशन मतलब क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। मोशन में तुम्हारा जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ऊपर ही जाएगा। याद है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर होगा तभी मोशन होता है। तो जब भी मैक्सिमम आता है तो वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, जब भी एक्सेलरेशन का होता है वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे कौन सा वो है, कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन हम बताए थे, यदि काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में यूज़ कर लेना, क्योंकि वो बताए थे वो गैप जो होता है बहुत छोटा होता है। कौन सा गैप, ये वाला गैप बताए थे, ये गैप बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग बोले थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसको यूज़ कर लेना, बोले थे नहीं, याद है? हाँ, तो वही किया यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ कर लिए ये सब। ठीक है, तो बोला करो, ये समझ में नहीं आता बोला करो। हम बहुत सारा स्टेप इसमें बग मार दिए, इसलिए हमको एज्यूम किए कि तुम लोग ऑलरेडी सब कुछ रिवाइज करके एकदम टन करके रखा होगा, इसलिए हम बहुत सारे स्टेप बग मार दिए। नीचे वाला हम देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एम जी कॉस थीटा आ गया। बस इनको नोटिस क्या करना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा प्रोपोर्शनल। तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, मतलब 0 में 1, 90 में 0, मतलब एंगल बढ़ा तो 1 से 0 की ओर टेंड किया, दैट मीन्स घट रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घट रहा है, तो वही लिखे, एंगल यदि बढ़ रहा है तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। और कॉस थीटा घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, घटेगा। That means as we increase the theta further after the angle of repose, then the contact force will be decrease. ठीक है, यही बात समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, अब इसे पता नहीं चल रहा कौन कहाँ कैसे छापे, पता नहीं चल रहा कौन कैसे छापे हैं, पता है ना? शायद यहाँ से करना है, यहाँ से सॉल्व करना है, ब्लू पे सॉल्व कर लेना, उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना है, यहाँ से ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करना है, और ये जो चीज़ है रफ में लिख लेना, ये नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, कैसे किए, पहले ब्लू वाला कर लो, उसके बाद ये ब्लैक वाला ऐसे 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 करना है, इधर यहाँ करना है, उसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ से फिर यहाँ आना है। ठीक है, और ये वाला चीज़ रफ में लिख लो, ये वाला चीज़ क्या करो, रफ में लिख लो साइड में। ठीक है, चलो देखो, अंधभक्ति जो होता है ना, अंधभक्ति वो साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप नहीं कराता है। जैसे हम कुछ सवाल तुमको कुछ पढ़ाएं और तुम मान लिया तो तुम्हारे में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा। तो क्वेश्चनिंग करना सबसे पहला टास्क होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कराने का। थिंकिंग करना, मान नहीं लेना कि सर पढ़ा रहे तो सही होगा, हाँ, या किताब में लिखा है तो सही होगा, किताब भी गलत होता है। ठीक है, तो पहले क्या मानते हैं, लाइट इज ए मेड ऑफ पार्टिकल, फिर बाद में पता चला ना लाइट पार्टिकल भी नहीं है, वेव भी नहीं है, वेव इज नॉट ए पार्टिकल नॉट ए वेव, पता चला ना। पहले मानते थे इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल इन नेचर है, बाद में पता चला ना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, हैं? ये क्या है, कुछ नहीं है, नाइदर पार्टिकल नॉट वेव। ठीक है,
अब क्या है तो ये कुछ भी है तो क्वांटम मैकेनिक्स से डिस्कस किया है तो ये चीज़ है, लॉजिकल रीजनिंग और क्वेश्चनिंग करेगा तभी चीज़ समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। ना लाइट पार्टिकल है ना ही वेव है, लाइट इज नादर पार्टिकल नॉट अ वेव है। तो क्या है, अब क्या है ये तो हमारा चच्चा नहीं जानता, तो हम क्या जानेंगे। हैं नहीं नहीं नहीं, आइंस्टीन आप देखो अभी हम इतना लेवल पर नहीं पहुंचे। आइंस्टीन अपना लाइफ का पूरा काम किया और जब मरने वाला है ना, बोला हम जिंदगी भर लाइट को समझने में लगा दिए लेकिन लाइट को समझ नहीं पाए। जो इंसान यह बोलता है कि हम लाइट को समझ पा रहे हैं, वो इंसान जैसा मूर्ख इंसान कोई इंसान नहीं है। लाइट को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा टास्क है, क्योंकि नो वन कैन अंडरस्टैंड द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम फिजिक्स को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। नो वन हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। मतलब इसमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में रिचर्ड फाइमन एक साइंटिस्ट वो बोलते हैं कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वांटम फिजिक्स एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड द क्वांटम फिजिक्स। क्या मतलब हुआ, इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वांटम फिजिक्स, ये तुम समझते हो कि हम क्वांटम फिजिक्स को समझ लिए हैं, इसका मतलब तुम समझ नहीं पाए हो, समझा। तो क्वांटम फिजिक्स को समझना जो नियरली इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। नो वन कैन अंडरस्टैंड द क्वांटम फिजिक्स, दैट्स वाई फिजिक्स इज द टफेस्ट इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बायो में भी फिजिक्स आ रहा है, अब नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप हो रहा है ना, बायो फिजिक्स। वहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटम फिजिक्स को अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि लाइफ भी तो क्या है, लाइफ भी तो नेचर से अलग नहीं है। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है। तो लाइफ भी क्या नेचर से अलग चीज़ है क्या, नहीं है। तो अब हम लोग, अब फिजिक्स का एंट्री हो रहा है बायोलॉजी में, फिजिक्स का एंट्री कहाँ हो रहा है, बायो में। अब रिसर्च वहाँ भी शुरू हो गया है। तो फिजिसिस्ट है, अब बायो में एंट्री करके अपना रिसर्च शुरू कर दिया, समझा। फिजिक्स क्या है, नेचुरल साइंस का स्टडी है ना, तो तुम लोग नेचर ही है। बहुत अच्छा लाइन कहीं पढ़े थे, बोला था कि समझाओ फिजिक्स क्या है, तो बोला कि वन पार्ट ऑफ नेचर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अनदर पार्ट ऑफ नेचर, समझा। नेचर का स्टडी कर रहा है, यही हो रहा है ना। हम लोग क्या है, नेचर है, स्टडी किससे कर रहे हैं, नेचर का। तो नेचर का स्टडी कर रहा है, यही फिजिक्स है। नेचर का स्टडी कर रहा है, ठीक है। एक गाना भी है, हाँ एक गाना भी, वो रॉक स्टार गाना नहीं है, हाँ, हम भी हैं। क्या गाना गाए थे, गंदा थोड़ी था, गंदा हम नहीं गाते हैं। उन्हें एक गाना है रॉक स्टार में, हम भी है नेचर तुम भी, ऐसे कुछ गाना नहीं था, रॉक स्टार का गाना है, नेचर के भक्त। हमको एक्चुअली जानता है, मेरा मेमोरी पावर बहुत कमज़ोर है, हमको कुछ याद नहीं रहता, हम कभी भी किसी सॉन्ग को याद नहीं कर पाते, कितना भी सुन ले हमको कोई सॉन्ग याद नहीं होगा। रीज़न ये शायद इसलिए होगा कि हम कभी भी गाना सॉन्ग को कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते नहीं, बस वो कान में जा रहा है, हमको ढुचुक ढुचुक से मतलब है, हमको ना सॉन्ग का लिरिक्स से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है। इसलिए हम कभी भी वो स्पेनिश सॉन्ग सुनते हैं, हाँ कभी कुछ भी सॉन्ग सुन लेते हैं, पहले ढुचुक ढुचुक चाहिए बस, इसीलिए हम उतना देखते नहीं है गाना में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हाँ नहीं, हम ऐसा नहीं, गाना बहुत डीप मीनिंग होता है, म्यूज़िक तो लाइफ का रस है। जो इंसान म्यूज़िक नहीं सुनता है वो इंसान ही नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे बॉक्स बज जाता है सुबह सुबह। सुसाइड कर ले, क्या है, कुछ बकते रहते हैं। अरे कुंची का बटन आ गया, कुछ मत पढ़ो,
सोचो। आपको बताना चाहिए कि ऐसे करो ऐसे करो, आपको बोलते हैं सीधे सीधे, आपका कहने का मतलब हम सीधे सुसाइड कर रही है। हम कब बोले सुसाइड करने रे, पागल है, हमें फंसा गई तुम। सुसाइड वुसाइड नहीं करना आता है लाइफ में। क्या हो, डॉक्टर नहीं बने तो क्या हो गया, हम इंजर्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या। चलो नेक्स्ट टॉपिक रखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द रफ surfaces, रफ inclined surface, inclined surface, ठीक है। रफ इंक्लाइन सरफेस से भैया एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। चलो देखो, मान लो तो ये रहा तुम्हारा इंक्लाइन सरफेस, ये क्या है, रफ है, ये क्या है, रफ है। याद है जब ये रफ नहीं हुआ करता था, जब ये एक समय था जब ये रफ नहीं हुआ करता था, वो स्मूथ हुआ करता था। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे mg cos थीटा लिखा करते थे और यहाँ पे mg sin थीटा लिखा करते थे और बोला करते थे कि एक्सेलरेशन हमारा mg sin थीटा हुआ क्योंकि फोर्स सिर्फ इसी डायरेक्शन में लग रहा है। सॉरी, mg sin थीटा नहीं हुआ, g sin थीटा हुआ। फिर से दो, ठीक है। नेट फोर्स कितना बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कितना है, mg sin थीटा है, mg sin थीटा इक्वल्स टू ma, ए कट गया तो a इक्वल्स टू g sin थीटा। ऐसा बोला करते थे। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g sin थीटा के बराबर है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g sin थीटा के बराबर है। लेकिन अब भैया नहीं बोलेंगे एक्सेलरेशन g sin थीटा के बराबर है, अब क्या बोलेंगे, देखो देखो देखो, ले लो तो यहाँ दाबते वो इरेजे हो जाता है। मच्छर तो आएगा बच्चा, ठीक है। तो ये रहा ब्लॉक, ठीक है, मास m है। देखो ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो बताओ कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा, ये निकालना हमको भैया। तो एक्सेलरेशन निकालना सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। देखो तो नीचे लग लो mg, ये मान लो थीटा भलो, तो ये भत्तो कितना mg sin थीटा हो तो, ठीक है। और ये कि mg cos थीटा हो तो mg cos थीटा। और इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि सरफेस इज रफ। मान लेते हैं रफ, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या भैया, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या, म्यू है, ठीक है। तो ऊपर तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक। ऊपर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो इधर एक्सेलरेशन इधर है, तो लिखो नेट फोर्स लिखते हैं, एफ नेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या होगा बताओ, इधर y एक्स एक्सिस माने पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। फोटो बनाते तो बना दो, ये रहा तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये रहा पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू ma, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू और एन कितना है भैया, ऊपर इक्वल्स टू नीचे mg cos थीटा, क्या है mg cos थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पुट करेंगे, चलो तो यहाँ लिख देते हैं। तो क्या mg sin थीटा माइनस mg म्यू mg माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कटा मास, मास काटना है, मास कटा मास कटा। तो यहाँ क्या आ गया भैया, ए इक्वल्स टू दो कहाँ कटा बुआ, कॉमन निकालते काटते बुआ, हाँ देखो मास कॉमन निकालो यहाँ से, जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हुआ, अब काट दो, मास कट गया, हाँ। तो यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या हो गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो पहले कितना आता था, सिर्फ जी साइन थीटा आता था, अब क्या आ गया इसमें, माइनस हो गया फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया भैया, याद रखना क्या होगा, जी साइन थीटा, पहले बिना फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन आ गया तो माइनस कर देना म्यू जी कॉस थीटा, याद रखोगे, ठीक है। हाँ हाँ
ठीक है, इस पर एक सवाल बना दो तुम लोग, सवाल बनाएगा, एक सवाल बनाएगा इस पे, इसी कंसेप्ट पे। मान लो 45 डिग्री मान लेते हैं, ये रहा मान लेते हैं √2 kg मास है, ठीक है, और फोर्स लगा देते हैं √2 कुछ लगा देते हैं, नहीं कट जाएगा इसलिए रूट में दे दिए हम, छोड़ दो तुम नहीं लेगा तो नोट लो, वही ना 50 न्यूटन का फोर्स इधर दे दिया, एंगल दे दिया यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, और ये सरफेस म्यू है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ मान लेते हैं, ठीक है, निकालो एक्सेलरेशन। क्या निकालना है इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, देखो एक सेकंड, तो जो बनाने दो, √2 जी हो गया, यहाँ से इधर क्या हो जाएगा √2 cos 45, और इधर क्या हो जाएगा √2 sin 45, ठीक है। अब इधर तो फोर्स तुम्हारा क्या है, क्या एक्सिस में एलोंग एक्सिस है, नहीं है, तो इसको भी तोड़ो, तो इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो ये जगह 50 sin cos है ना, cos होगा ना, 50 cos 45 डिग्री, 45 जैसा अच्छा देते हैं, 60 दे देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ये इधर यहाँ 60 डिग्री दे दो, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ हो गया, और इधर हो गया तुम्हारा क्या 50 sin 60 डिग्री, ठीक है। चलो तो फ्रिक्शन देखो एफनेट एक्सिस हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, चलो, तो ये इधर के हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ऊपर क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो एलोंग एक्स एक्सिस की बात करें, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस एफनेट जो तुम्हारा एफनेट, ये क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, एफनेट क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भैया एफनेट यहाँ से क्या हो गया एफनेट हो गया भैया, बताओ √2 sin 45 माइनस कॉस, अरे माइनस होगा नहीं, ये माइनस होगा, इससे माइनस, अच्छा फ्रिक्शन भी है ना, फ्रिक्शन भी बनाओ, फ्रिक्शन कहाँ बनाए, फ्रिक्शन बनाओ, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, ठीक है। तो माइनस हो गया तुम्हारा 50 cos 60 डिग्री, और क्या माइनस होगा म्यू एन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है √2a, समझा। दो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में दो फोर्स लग रहा है, यहाँ देखो एक लग रहा है 50 cos 60 और एक लग रहा है म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स, और इधर एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो ये कितना हो गया, देखो √2 इंटू 1/√2, ठीक है, माइनस 50 cos √3/2, और यहाँ म्यू एंड एन क्या है, देखो एन क्या बताओ, एन यही है, तो एन इक्वल्स टू क्या, एक मिनट, एन इक्वल्स टू क्या √2g cos 45, यही है ना, तो √2g cos 45 1/√2, ये कट गया, तो एन क्या है जी के बराबर है, एन किसके बराबर है जी के बराबर है, तो यहाँ एन यहाँ की जी हो गया, क्या cos 60 बोल रही है, हाँ cos 60 तो है, नहीं cos 60 है, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो भैया, ये कट गया 1,
ठीक है, और ये हो गया 50, ये कट गया यहाँ से ये कट गया 25 बार में। दो डाटा अपने मन से हम मैनिपुलेट किए हैं, तो डाटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बना कैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू कितना दिया हुआ है 0.4 × 10, ठीक है। यहाँ पर गया √2a, तो यहाँ से a का क्या हो जाएगा 1 - 25 √3 - 0.4, 0.4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बाय √2a। इतना कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, इधर ही जाएगा, समझ में आया? इसका मतलब ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, क्या होगा, इधर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये तो बड़ा टर्म है, बड़ा से ये छोटा करेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा ना, तो सॉल्व करना नेगेटिव आंसर आएगा। दैट मीन्स जो हम एक्सेलरेशन और ब्लॉक का डायरेक्शन किधर है, इधर नहीं है, किधर है, इधर है, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़का फोर्स ले लिए थे इसीलिए। समझ में आया हम बनाए कैसे सवाल भैया? हैं, कंपोनेंट तोड़े हैं, नेट फोर्स लगाए अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने पॉजिटिव से ये माइनस किए और माइनस करके यहाँ एक्सेलरेशन निकाले, सिंपल सवाल है। यही काम करते आ रहे थे अभी तक, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में यही काम करते आ रहे थे, बस इसमें एक एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, यहाँ फ्रिक्शन ऐड कर देना है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता था पहले बचपन में याद करो तो इतना ही दूर रखते थे, अब इतना दूर एक चीज एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे एक सवाल देखो, देखो ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ ब्लॉक है, और कुछ मानो कि ये डिस्टेंस s है, ठीक है, कुछ भी है s है। अब देखो यदि ये सरफेस स्मूथ है, यदि सरफेस क्या है भैया स्मूथ है, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में बॉटम, ठीक है, बॉटम में आने था सब, टू रीच बॉटम तक आने में टाइम कितना लग रहा है, मान लो t1 टाइम लग रहा है, ठीक है। यदि सरफेस तुम्हारा क्या रफ हो गया, सरफेस क्या होगा, रफ हो गया, इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो इस समय भैया टाइम कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, बोलो फाइंड करो भैया t1/t2 कितना होगा, t1/t2 कितना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये ब्लॉक यहां से गिरा था, ये एक्सेलरेशन a से जा रहा होगा नीचे, ठीक है। तो अब यहां देखो तुम्हारा क्या था, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at²। मान लेते हैं कि इनिशियली इसका स्पीड 0 होगा, तो s इक्वल टू क्या आ गया भैया, हाफ at²। टाइम इक्वल टू क्या आ गया, देखो तो 2s/a √अंडर, ये आ गया, आया। तो अब भैया यहां से क्या देख रहे हैं कि टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना, √2a का, ठीक है कि नहीं है, बोले बताओ, किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना, यहां दिख रहा है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √2a, ठीक। अब देखो यदि मान लो क्या तुम्हारा टाइम t1 है, तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल √1/√a1। यदि तुम्हारा टाइम t2 है, तो उस समय क्या होगा भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा भैया, 1/√a2। यदि हम लोग ऐसा लिख देंगे t1/t2, तो ये क्या हो जाएगा भैया, देखो t1 ऊपर है तो a1 नीचे है, और t2 ऊपर है तो a2 नीचे है, मतलब a2 नीचे है तो a2 क्या चलेगा, ऊपर चल जाएगा, और t1 ऊपर है तो a1 नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ, तो रूट लगा दो, ठीक है। तो अब यदि हम लोग ऐसा करेंगे भैया, बताओ a1 क्या है, a1 किसका एक्सेलरेशन है, बताओ। a1 तब का एक्सेलरेशन है जब टाइम इसका क्या है t1, और t1 कैसा है, जब टाइम t1 है, दैट मींस सरफेस क्या है, स्मूथ है, सरफेस क्या है, स्मूथ है। स्मूथ सरफेस में एक्सेलरेशन कितना होता है बताओ, g sin थीटा, ठीक है। और जब t2 क्या है, रफ है, तो रफ में क्या होगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ठीक है। तो वही कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे एक्सेलरेशन, स्मूथ में g sin थीटा। यदि तुम्हारा स्मूथ है, हाँ, उस समय तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g sin थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, a1 इसको है। और तुम्हारा जब रफ है, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g sin थीटा
माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये दोनों यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं, चलो पुट करो। T1 बाई T2 इक्वल्स टू A1 सॉरी A2 बाई A1। A2 कितना हमारा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, बाय जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ये लग लो रूट, ये लग लो रूट। ठीक है, अब यहाँ जी जी कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, और यहाँ साइन साइन कटेगा तो 1 होगा, रूट अंडर 1 माइनस म्यू, और साइन बाय कॉस क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा, आंसर। नहीं आसान होती, यहां से कैसे कर दिए सर, यहाँ तो 2 जी है, यहाँ 1 जी है, कैसे 2 जी को काट दिए, समझ गए ना। अब साइन बाय साइन क्या होता है 1, और कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, बस वही तो है। लगता तो है, गिलास गिरा रहता है, झाड़ के निकल जाता है। ठीक है, लिख लिया, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, मोशन ऑफ टू ब्लॉक इन रफ इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आया, 2 ब्लॉक है रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, और बताओ मोशन क्या होगा। ठीक है, मोशन डिस्कस कर रहे हैं। ये थीटा है, और ये ब्लॉक है मानो m1 मास, और ये जो तुम्हारा m2 मास का 2 ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है μ2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला जो है A1 से जाएगा, और ये वाला मान लेते हैं A2 से जाएगा। एक बात बताओ, हम क्या बताते हैं, जस्ट बताए थे कि ये हमारा सरफेस है, ये है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन a जा रहा है, तो इस एक्सेलरेशन a का वैल्यू क्या था g साइन थीटा, बोलो, माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब बताओ म्यू बढ़ेगा, यदि म्यू बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये पूरा क्वांटिटी घटेगा, तो इसमें से ये माइनस होगा, और ये घटेगा, दैट मीन्स ये भी घटेगा। समझा बात। तो हम क्या बोले, तुम्हारा म्यू तुम्हारा डिक्रीज होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा ना। क्यों, क्योंकि म्यू बढ़ेगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन में रुकावट पैदा करेगा। बात समझ में आया। अब बताओ, यदि हम तुमसे पूछे, ये समझ में आ गया, इसको इरेज करें, तो इरेज करते हैं, और हम क्या बोले भैया, हम यदि ऐसा बोलते हैं, बताओ यदि तुम्हारा इफ μ1 जो है तुम्हारा लेस देन है μ2 से, ऐसा बोलते पहले, μ1 जो तुम्हारा ग्रेटर देन है μ2 से, μ1 जो है तुम्हारा ग्रेटर देन है μ2 से। ठीक है, तो अब बताओ कि एक्सेलरेशन A2 जो होगा ग्रेटर देन A1 से होगा। पहले एक हम इससे ज़्यादा अच्छा हुआ, पहले μ2 कम बना लेते हैं, चलते μ2 तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन है μ1 से, ऐसा लेते हैं पहला केस, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। बताओ μ2 बड़ा तो एक्सेलरेशन छोटा, ये बताए ना, μ2 बड़ा तो एक्सेलरेशन छोटा, क्योंकि μ2 बड़ा तो फ्रिक्शन बड़ा, फ्रिक्शन ज्यादा तो एक्सेलरेशन में ज्यादा कम होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, म्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, म्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ज्यादा माइनस हो तो और घटाएगा इस चीज को, है। देखो यहाँ देखो ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है तुम्हारा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा।
तो ये बड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, ये बड़ा वाला क्वांटिटी घटेगा तो और चीज घटेगा ना। जो ये 50 है, म्यू 5 के कारण में, और ये मान लेते 10 है, ये 50 हो गया। ऐसा ऐसा मतलब इसको मान लेते हैं कि 1 है ये, और ये मान लेते हैं 40, ये 10 मान लेते हैं, जी क्वेश्चन 10 मान लेते हैं। यहाँ तो आंसर क्या है, 40 आया। अब म्यू को बढ़ा देते हैं 50, म्यू कर देते हैं 2, अब जो क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन 30 हो जाएगा वैल्यू। तो देखा म्यू, अब और म्यू बढ़ा देते हैं 50 या 3 कर देते हैं, तो अब जो कितना होगा 20 हो गया। तो जैसे जैसे तो म्यू बढ़ा रहा है 1 से 2 3, तो देखो 40 30 20 घट रहा है। तो म्यू बढ़ेगा भैया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ भैया कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 जो होगा ज्यादा होगा किससे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 से। एक्सेलरेशन ऑफ 1 जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 से। तो इसका मतलब क्या होगा बता दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा ब्लॉक M1 है और ये ब्लॉक M2 है, ये M1 जो है ज्यादा तेज से भागेगा M2 से, क्योंकि A ज्यादा है A2 से। तो इसका मतलब ये आगे निकल जाएगा, ये छूट जाएगा, ये आगे निकल जाएगा और ये छूट जाएगा। इस केस में दोनों बीच में कांटेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या है, यहाँ पे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में किसको नहीं आया बताओ तो। हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसी विजुलाइज करना है। तो और थोड़ा केस हम चेंज करते हैं कि यहाँ पे है ब्लॉक M1 और ये रस्सी लगल है, और यहाँ पे ब्लॉक M2, और ये एक्सेलरेशन A1 से जा रहा है और ये एक्सेलरेशन A2 से जा रहा है। ठीक, अब बताओ एक्सेलरेशन A1 ज्यादा है A2 से कम है, तो उसमें टेंशन में रस्सी में खिंचाव बढ़ेगा कि खिंचाव कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। हम ज्यादा स्पीड भाग रस्सी को ज्यादा खींचे देंगे ना, तो रस्सी में खिंचाव बढ़ेगा। दैट मींस यहाँ टेंशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, टेंशन यहाँ बढ़ेगा। समझ में आया। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल 0 बराबर हो रहा है और टेंशन तुम्हारा 0 बराबर नहीं हो रहा है। भाषा लिखना जरूरी है, भाषा लिखना जरूरी है कि फिगर समझ में आ जाएगा, है आ जाएगा ना। भाषा लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लिख देना। when mu2 is greater than mu1 then it means the acceleration A1 is greater than A2, that means the block A accelerate more than block B, as a result the contact between the two block masses M1 and M2 will be lost, and hence normal reaction will be 0 between that two block। ठीक, ऐसे भाषा लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब यदि सपोज करो इस और हम इसी को क्या करते हैं भैया, ठीक। अब देखो हमारा क्या है, पहला केस क्या माना था हम लोग कि mu2 ग्रेटर देन mu1 से। दूसरा केस माने केस टू mu1 इज ग्रेटर देन mu2, that means acceleration A2 is greater than acceleration A1, yes या no। that means क्या हुआ, ये ब्लॉक M1 है और ये ब्लॉक M2 है, तो ये तुम्हारा A1 जा रहा है, ये तुम्हारा A2 जा रहा है। देखो सामने वाला धीरे धीरे जा रहा है, हम एकदम तेज तेज जा रहे हैं, तो क्या दोनों चिपक जाएंगे और अपना ही स्पीड से उसको लेकर जाएंगे ना। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएगा, एक ही एक्सेलरेशन से जाने लगेगा। दैट एक्सेलरेशन इज A मान लेते हैं, ठीक होगा ना। और इन दोनों में नॉर्मल फोर्स क्या हो, 0 बराबर होगा नहीं रे, सटा हुआ रहेगा ना, चिपका रहेगा तो नॉर्मल स्पीड 0 थोड़ी होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्लियर है, हैं नहीं क्लियर है। देखो A1 देखो क्या है, जो आगे सामने वाला लड़का है और हम पीछे हैं। A1 क्या है, फास्ट चलेगा। A1 क्या है, A1 स्लो चल रहा है, A2 फास्ट चल रहा है। A1 स्लो चल रहा है, A2 फास्ट चल रहा है। ठीक है, सामने वाला स्लो चल रहा है और हम फास्ट चल रहे हैं, चिपक जाएंगे उसमें, टकरा जाएंगे और उसको अपने ठेलते हुए लेकर चल जाएंगे ना। सामने वाला है धीरे धीरे हम सब मार भाग, चल भाग। बात समझ आ रहा है। तो क्या होगा, दोनों चिपक जाएगा। जैसे चिपक गया दैट मींस कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट हो गया दैट मींस क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, चल समझ में आ गया। चलो अब टेंशन के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। ये तुम्हारा M1 है और ये तुम्हारा क्या है
m2 है। अब ये एक्सेलरेशन a1 से जा रहा है और ये एक्सेलरेशन a2 से जा रहा है। अब बताओ ये धीरे धीरे जा रहा है और ये फास्ट जा रहा था, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा तो रस्सी ढीला होगा कि टाइट होगा? फील करो, ढीला होगा टाइट होगा? ढीला होगा ना, यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया? आगे वाला तो फास्ट चल रहा है, पीछे वाला नहीं, आगे वाला स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। तो इसे क्या करेंगे, आगे आ जाएगा तो रस्सी यहाँ ढीला हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। कूद जाओ छत से कूद जाओ। लड़कियों का कम है। लेकिन वो इनिशियली कम है, लेकिन आफ्टर सम टाइम तो बरसी हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? 7 लड़का है, 7 लड़का है, बस 7 बहू आएगा, 7 लड़की आ जाएगी। एक लड़का पे एक ही दामाद मिलेगा, एक लड़की पे एक दामाद, दामाद एक ही रहेगा, बहुत 7 होगा, लड़की बढ़ जाएगा। क्या सब सारा एक्सपेक्ट देखो, सारा कुछ देखो, इधर से देखो, इधर फ्रंट से देखो तो बैक से भी देखो, सब कुछ देखो। क्या है तो तुम लोग क्या सोचता है कि आप तुम अकेला हो गया तो बहुत बड़ा हीरो बन गया? अकलौती नहीं मतलब क्या गोद ली हुआ है? गोद ली हुआ है तो बहन सब तो तुम्हारा तो बोलती है बहन इकलौती नहीं तो गोद लिया हुआ है, गोद लिया हुआ सब अंकल की है। हाँ ये बेकार आदमी है, हटा। ठीक है, समझ में आया सब चीज? ठीक है, तो ठीक है। जैसे मानो कि एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे ब्लॉक M1 है और ये मान लेते हैं ब्लॉक M2 है, ठीक है, और ये दोनों चल रहा है एक्सेलरेशन A से, मतलब दोनों सट के चल रहा है, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है μ1 और यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है μ2। लेकिन वो एक्सेलरेशन निकालना तो बताए थे, कनेक्टिंग बॉडी का एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि एक बॉडी कनेक्टिंग बॉडी चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या था? नेट ड्राइविंग फोर्स बटा टोटल मास, याद है? एक्सेलरेशन फॉर्मूला बताए थे बचपन में, नेट ड्राइविंग फोर्स, क्या था ड्राइविंग का स्पेलिंग है? ड्राइविंग आप भूल जा रहे हैं, क्या हो बताओ? नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल, ये टोटल टाइम नेट ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो अब जो नेट ड्राइविंग फोर्स में कितना है पता करो। देखो यहां लग रहा है क्या? mg साइन थीटा लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? mg कॉस थीटा, और बताओ सिमिलरली इसमें क्या लग रहा है? m2 साइन, और यहां बताओ क्या लग रहा है? m2 कॉस थीटा। ठीक, इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा F1, इसका फ्रिक्शन F2, ठीक है। तो नेट क्या होगा देखो, तो इस तरफ दोनों का हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे? ये दोनों क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा? रोकेगा। ये दोनों क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा? रोकेगा। जब मतलब ये दोनों क्या करेंगे? पॉजिटिव में डालेंगे और फ्रिक्शन क्या करेगा? नेगेटिव में डालेंगे। मतलब m1 g साइन थीटा प्लस m2 g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2
डिवाइड बटा टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, और ये क्या मोशन में है, तो यहाँ पे F काइनेटिक क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। दैट मीन्स म्यू इंटू एन क्या है भैया बताओ, n1 हो गया एक, तो n क्या आ गया बताओ, ये आ गया mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे भैया, यहाँ लिखेंगे m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा माइनस म्यू m m1g cos थीटा, म्यू1 बोलते म्यू1 माइनस म्यू2 m2g cos थीटा बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत बोलो, फिर से क्या समझना ये है, ये अगर तुम्हारा आगे वाला फोर्स देखो m1g साइन थीटा और वहाँ m2g साइन थीटा, और ये अगर दोनों पीछे वाला फोर्स हो गया, फ्रिक्शन क्या था म्यू इंटू एन होता है, म्यू mg cos थीटा, तो वहाँ तो ये लिख दिए, ये लिख दिए, और फ्रिक्शन की जगह क्या गया म्यू1 m1g cos थीटा। ठीक है, और इसकी जगह म्यू1 m2g cos थीटा, और यहाँ टोटल मास। ठीक है, ठीक है, सवाल बना लो इसी पे, सवाल बना लो इसी पे। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक इन कांटेक्ट। ठीक, ये 5 kg का मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कुछ, मान लो 10 kg का। इसका फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू इक्वल्स टू 0.4, इसका फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू इक्वल्स 0.6, और ये एंगल मान लेते हैं 45, 60 डिग्री मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है, और छोटा कर देते हैं फ्रिक्शन, ये मान लेते हैं 4, ये 3 मान लेते हैं, नहीं इसको मान लो 0.2, और इसको मान लेते 0.4। ठीक है, हम इसे छोटा कर दिए ताकि हम ये कन्फ्यूजन ना हो कि एंगल ऑफ रिपोज जो छोटा हो जाए। ठीक है, एंगल तुम्हारा छोटा हो जाए एंगल ऑफ रिपोज से, इसी को छोटा मान लिया। तो क्या हो बताओ, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ, mg साइन थीटा m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1g cos थीटा माइनस म्यू2 m2g cos थीटा डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्या पुट करो 5 इंटू 10 cos 60 √3/2 प्लस 10 इंटू 10 cos साइन 60 √3/2 माइनस म्यू1 कितना दिया हुआ है 0.4 10 इंटू cos 60 हाफ। ठीक है, माइनस 0.2। ठीक है, मास कितना है 10 इंटू cos हाफ डिवाइड बटा मास कितना हो गया 10 5 15। निकाल लोगे, निकाल के बता दो कितना आंसर आ रहा है। यहाँ से ये कटेगा, नहीं कटेगा 5 बार में, और ये यहाँ से कट गया 5 बार में, तो ये हो गया 25 √3 प्लस 50 √3, 50 √3, तो क्या 75 √3, कितना क्या 75 √3, 75 √3 माइनस, और यहाँ से कट गया यहाँ 0.2, तो हो गया तुम्हारा 2, और यहाँ से कट गया ये 0.1, यहाँ से हो गया तुम्हारा 10, 1 हो गया, क्या हो गया 1।
बट्टा 15 है। कहाँ? तो ये कट गया 5, 0.2 और इंटू 10 10 ये कटेगा तो यहाँ कटे 1 हो जाएगा ना। देखो ना 0.1 को गुना करें 10 से तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया भैया 75√3 - 3/15। उसको सॉल्व कर लेना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? दूसरा नॉर्मल निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स के लिए क्या करेंगे? किसी एक बॉडी को पकड़ लेंगे। याद है किसी एक बॉडी को क्या करते थे? पकड़ लेते थे। तो किसको पकड़ना है? पकड़ लो जिसको पकड़ना है। ठीक है, 5 kg पकड़ लिए, 5 kg। ठीक है, 5 kg ट्रिपल डायग्राम बना देते हैं। एक इधर लग रहा है तुम्हारा क्या मतलब 5G sin 60 और इधर लग रहा है 5G cos 60। तो इधर लग रहा है तुम्हारा क्या? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन के बराबर होगा। और इधर क्या लग रहा है? और इधर लग रहा है नॉर्मल फोर्स। इस पे ये लगा रहा है, इस पे नॉर्मल फोर्स। अब इसको इक्वेशन ऑफ, और इधर इधर एक्सेलरेशन इससे आगे बढ़ रहा है, तो इससे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना और इसको सॉल्व करके यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन निकालना। ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। समझ में आया क्या करना है? तो क्या करना हो गया? देखो क्या करेंगे? 5G sin 60 प्लस नॉर्मल। इक्वेशन लिखना था तो लिख देते यहाँ पे। चलो तो क्या लिखेंगे भैया? यहाँ से देखो 5G sin 60 प्लस नॉर्मल माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? म्यू इंटू एन। ठीक है, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? 5 इंटू एक्सेलरेशन। ये रहा। समझ में आया? तो क्या 5G sin 60 डिग्री और यहाँ से एन कॉमन निकाल करके 1 माइनस म्यू कर दो, ऐसे 5 ये कर दो। सब वैल्यू पुट करो आंसर यहाँ से। नॉर्मल यहाँ से निकालना है, खत्म कहानी। नॉर्मल क्या करना है? निकालना है। यहाँ से निकाल लोगे तो वैल्यू हमेशा एग्जाम में ऐसा रहेगा ना, तो खटाखट बनेगा। समझा? तो हम प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ वैल्यू तो अपने मन से ये पुट कर रहे हैं ना, इसीलिए कभी कभी रूट आ जा रहा है, कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड आ जा रहा है। बस समझ में आ रहा है? इस सवाल में जो तुम्हारा रहेगा वैल्यू वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आना चाहिए। समझा? बात समझ में आ रहा है? हाई प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कहाँ से?